बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी आईवीएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट लेडीज हो रही हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं? क्या हिम्स में आने के बाद आईवीएफ से वो बच सकते हैं? आईवीएफ का सहारा नहीं लेना आईवीएफ की पड़ेगा? जरूरत ही नहीं। आईवीएफ क्या कर रहा है? प्रॉपर इलाज है हिम्स में? आईवीएफ भी तो गर्भधारण ही तो है। आईवीएफ में क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु को निकाल लिया बॉडी से, भाई महिला का अंडाणु निकाल लिया, पुरुष का शुक्राणु निकाल लिया, उनको बाहर लैब में निषेचित कर दिया और बाद में उनको जब ग्रो कर गया तब बॉडी में डाल दिया। तो बेसिकली गर्भ में तो आया ना वो, तो नेचुरल तरीके से आने दो ना, क्योंकि जो आईवीएफ है वो बहुत पेनफुल है। महिला की वजाइना के अंदर, स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाने, वहां पे उसको हार्मोन डिस्टर्ब देने, फिर उसके बाद वहां से अंडे निकालने, महिलाओं के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, उसके बाद अपर लिप से बाल आ जाते हैं, ठोडी पे बाल आ जाते हैं, ब्रेस्ट का साइज बिगड़ जाता है, पीरियड्स का साइकिल बिगड़ जाता है। तो आईवीएफ बड़ा पेनफुल है और बड़े साइड इफेक्ट वाला है। जबकि ये गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि, गर्भ धारण, गर्भ संस्कार, बाल संस्कार बड़ा इजी है बहुत, ये सब गर्भ संस्कार के अंदर ही आता है। मनीष जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। कोविड के टाइम पे कोविशील्ड, कोवैक्सीन सबने लगवाई, लगभग सबने लगवाई, और अब कोविशील्ड कंपनी ने खुद से एक्सेप्ट किया है कि उस वैक्सीन की वजह से लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ रही है। तो आयुर्वेद में क्या इसका कोई उपचार है जो ब्लड क्लॉटिंग हो उसे रोका जा सके? क्योंकि वैक्सीन तो लगवा कर बैठ गए हैं, अब इस समस्या से बचने का कोई उपाय है? जी बहुत बढ़िया उपाय है। सबसे बढ़िया उपाय है उपवास। अच्छा। उपवास रख के आप अपनी बॉडी के अंदर के कोई भी क्लॉट को खत्म कर सकते हो। अच्छा। नंबर 2, उससे भी बढ़िया तरीका है पंचकर्म। आप हर 6 महीने में 5 से 7 दिन के लिए आयुर्वेद का पंचकर्म कराओ। अच्छा। वमन कराओ, उल्टी की तरह सारा गंद निकाल लो। अच्छा। विरेचन कराओ, पॉटी के रास्ते सारा गंद निकाल लो। शमन कराओ, शोधन कराओ। शमन मतलब अंदर ही रोगों को खत्म करना। शोधन मतलब पसीने के दौरान निकालना। स्वेदन भी पसीने के दौरान निकालना, वस्ती के द्वारा निकालना। तो मतलब बॉडी से गंदगी निकाल लो। आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेशानाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग बॉडी में कुपित मल होंगे तो ही आएगा। अच्छा। तो बॉडी की गंदगी निकाल लो, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा उपाय आपने बता दिया। पंचकर्म करा लो मैडम, आपने भी अगर वैक्सीन लगवाई तो डरो मत। पंचकर्म करा लो किसी भी पंचकर्म सेंटर से। लोगों के बीच में दिल्ली में हमारे 15 पंचकर्म सेंटर हैं, लखनऊ में हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, मुंबई में 150 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ आप जहाँ बैठे हो मेरठ वाला 1000 बेड का हॉस्पिटल, अभी 350 ऑपरेशनल है, चंडीगढ़ में 100 बेड का है, इसके अलावा 30 और हॉस्पिटल है। सब हॉस्पिटल में पंचकर्म होता है। सर, इसकी फीस वगैरह कितनी रहती होगी? एक आइडिया मिल जाए व्यूअर्स को, जिससे कि पता रहे कि अगर हम पंचकर्म कराने जा रहे हैं तो इतना सा अमाउंट पे करना। जितने का आमिर ने कोट पैंट पहना ना, इससे सस्ते में हम 3 दिन का इलाज कर देते हैं। अच्छा। मतलब कोई भी व्यक्ति इसको करवा सकता है, बहुत सस्ता है। अच्छा। मतलब इतना सस्ता है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आयुर्वेद बहुत सस्ता है, लेकिन लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं करी। जी जी। तो मुझे लगता है शायद महंगा बेचना चाहिए तो वैल्यू करेंगे। मनीष जी, जिस तरह से हम अभी आईवीएफ के बारे में लगातार बात कर रहे हैं कि हिम्स में किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है, और लोग जो आईवीएफ करा रहे हैं वो छोड़कर आयुर्वेद की तरफ आए, तो कहीं ना कहीं आईवीएफ वाले नाराज़गी भी तो जता सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को कह रहे हैं कि आईवीएफ गलत है, मत कराओ, आप हिम्स में आओ। नहीं, बेसिकली मैं बोलता हूँ किसी की शादी को 1 साल हो गया, बच्चा नहीं होना, तो ये बोलना कि अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, आ जाओ, जबकि पहले नियम 12 साल का था कि 12 साल तक बच्चा नहीं होना तो जाके आईवीएफ के लिए या गर्भ संस्कार के लिए बोला जाता था, तो बांझ बोला जाता था 12 साल बाद भी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया है आयुर्वेद और एलोपैथी को एक करने का। अब ना इंटीग्रेशन का टाइम है कि एलोपैथी का डायग्नोसिस अच्छा है, एलोपैथी एमरजेंसी में अच्छा है, तो वो इसका यूज़ करें, और जो आयुर्वेद है, मैनेजमेंट है, वो आयुर्वेद का यूज़ करें। तो अब वक्त है आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी को मिलाने का, जैसे हम इस हॉस्पिटल में कर रहे हैं। इसका नाम ही है हिम्स, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ सारी पैथियाँ हैं, मकसद सिर्फ एक है, पेशेंट ठीक होना चाहिए। पेशेंट ठीक होके जा भी रहे हैं। बिल्कुल। मनीष जी, अभी शुरुआत में ना मैं जब आ रहा था तो कुछ लोगों को मैंने बात करते हुए सुना, भी हिम्स में अंदर बैठे हुए थे पेशेंट, जो कह रहे थे कि ना यहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो नाड़ी देखते ही बता देते हैं कि क्या बीमारी है, ये क्या प्रोसेस है, कुछ सबसे ज़्यादा फेमस है हिम्स इसी चीज़ को लेकर, ये कैसे करते हैं आप? देखो, ये पुरानी विद्या है, नाड़ी देखकर, जीभ देखकर, आंखें देखकर, नाभि देखकर बीमारी के बारे में समझ लेना। जैसे आपके पास गाड़ी होगी, कौन सी गाड़ी है? मारुति की। अगर आप गाड़ी को लेकर मिस्त्री के पास जाओ और मिस्त्री उसको
स्टार्ट करने के आइडिया से बोनट के बाहर से ही चेक करके बताए कि इसके कार्बोरेटर में कचरा है, और एक वो मिस्त्री जो पूरा खोल खाल के उसके अंजर पंजर निकाल के बताए कार्बोरेटर में कचरा है, आप कौन से मिस्त्री को अच्छा बोलोगे? वाले के पास आऊँगा। वो मिस्त्री क्यों बता पा रहा है कि कार्बोरेटर में कचरा है बिना खोला खाले के, एक्सपीरियंस के आधार पे? ऐसे आयुर्वेद में जब डॉक्टर लोग डिग्री लेते हैं 5.5 साल की, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। नाड़ी यहाँ से देखी जाती है। इसमें 3 तरह की गति होती है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों तरह की गति के आधार पे हम बीमारी का वर्गीकरण करते हैं। वात मतलब ऐसे रोग जो वायु से संबंधित हैं। पित्त मतलब ऐसे रोग जिसमें लीवर है या बॉडी में गर्मी है, उस तरह के रोग। कफ मतलब ऐसे रोग जिसमें लंग्स में कोई बलगम जम रही है, छींकें आ रही हैं, या हमारी बॉडी में कोई गंदगी आ रही है, वो सब तरह के रोग। तो जिस तरह का भी रोग हो, वर्गीकरण हो, उस तरह से हमें ये काम करना पड़ता है। तो आयुर्वेद वात पित्त कफ के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण करके बीमारी की जड़ को पहचान लेता है।